हमारी इस कहानी की शुरुआत 2006 में होती है, जहां हमें दो अच्छे दोस्तों गोजो और गेत के जीवन में झांकने का मौका मिलता है। ये दोनों न सिर्फ साथ में पढ़ाई करते थे, बल्कि वे बेहद शक्तिशाली थे और किसी भी चीज से डरते नहीं थे। उनके पास इतनी सारी शक्तियां थी कि वे अपने आप में ही मस्त रहते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी कल्पना से परे था। एक दिन गेत एक अंधेरी गली की ओर बढ़ता है, जहाँ एक कस पीरियड का साया होता है। मौसम के बदलाव के साथ ही इन कस पीरियड की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी और वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन गेत किसी से डरने वाला नहीं था। वह गली में जाता है जहां एक कस एक आदमी को कच्चा चबा रहा होता है। गेत अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता है और उस कस को एक बॉल में बदल देता है। बॉल बनाने के बाद वह उसे अवशोषित कर लेता है। हम गेत की इसी शक्ति की बात कर रहे थे, जिसका नाम है कस स्पिरिट मैनिपुलेशन, जिसके माध्यम से गेत किसी भी कस पीरियड को एक बॉल में बदलकर उसे अवशोषित कर सकता था और जब चाहे उस कस की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। गेत उस पीरियड को समाप्त करने के बाद कहता है कि मैं ही जानता हूँ इस पीरियड का स्वाद कैसा है, कितना गंदा और अजीब है, इतना गंदा कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर यहाँ से सीन पलटता है और हमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की सॉसर्स मेमे और लोरी दिखाई जाती हैं। उन्हें एक खतरनाक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें एक भूतिया महल की जांच करनी होती है। इस भूतिया महल के बारे में बात करने से पहले हमें पता चलता है कि यह महल एक अमीर आदमी का था, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आराम से रह रहा था। लेकिन कुछ वर्षों पहले एक घातक महामारी आ जाती है, जिससे उसके सारे काम ठप पड़ जाते हैं और वह दिवालिया हो जाता है। इसी गम के कारण वह सदमे में आकर अपनी फैमिली के साथ आत्महत्या कर लेता है। तभी से यह महल एक हॉन्टेड हाउस बन जाता है। इंटरनेट के आगमन के साथ ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि यह महल भूतिया है। कुछ बच्चों को इस महल के अंदर जाने का शौक होता है। वे स्कूल के बच्चे होते हैं और यह शौक उन्हें इस भूतिया महल के अंदर ले जाता है। लेकिन अब तक जितने भी बच्चे इस महल में गए थे, वे कभी लौटकर नहीं आए। इन घटनाओं को रोकने के लिए लोरी और मेमे को बुलाया जाता है। उन दोनों को यह मिशन मिलता है कि उन्हें इस महल के अंदर जाना है और अच्छी तरह से जांच करनी है कि कहीं वहाँ कोई कस पीरियड तो नहीं है। जैसे ही वे महल के अंदर जाती हैं, वे देखती हैं कि वहाँ काफी सारा कचरा पड़ा हुआ है। पूरा महल एकदम बिखरा हुआ है। उन्हें महल के अंदर कूड़े और कचरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। महल के अंदर आते ही लोरी को डर लगने लगता है। उसके डर को बढ़ाते हुए मेमे कहती है, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग ढूंढते हैं। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। ये सुनकर लोरी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वह पहले ही डर रही थी। अब उन दोनों को अलग अलग होकर इस महल के अंदर कस पीरियड को ढूंढना था। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें महल के अंदर कुछ नहीं मिलता और वे दोनों आपस में आकर दोबारा से टकरा जाती हैं। उनका ये टकराना कोई सहयोग नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि मेमे बताती है कि मैं इस जगह से कई बार गुजर चुकी हूँ, यानी कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। जितनी बार भी ढूंढ रही हूँ, मुझे यही जगह दिखाई दे रही है। यहीं से कहानी एक मोड़ लेना शुरू कर देती है। दोनों को यह एहसास होता है कि वे एक लूप के अंदर फंस गई हैं, जहाँ से निकलना आसान नहीं है। दोनों को लगता है कि यह एक बैरियर है जो उन्हें महल के अंदर जाने से रोक रहा है। उन्हें लगता है कि बाकी जो बच्चे इस महल के अंदर आए थे, वे भी इस बैरियर के अंदर फंस गए होंगे और कस ने उन्हें मार दिया होगा। अब उन्हें क्या करना है? उस कस को ढूंढना है और उसे जान से मार देना है, क्योंकि उनके हिसाब से वह कस अब काफी कमजोर है। अब उन दोनों को एक बात समझ आने लगी थी कि जो कस पीरियड है वह काफी ज्यादा वीक है। अब बस उन्हें उस पीरियड को ढूंढना है और उसे जान से मार देना है। लेकिन देखते ही देखते जब वे पूरे महल के अंदर छानबीन करते हैं, तो पूरा महल ताश के पत्तों की तरह झरझर के नीचे गिर जाता है। फिर हमें अगले ही सीन के अंदर गोजो और गेत को दिखाया जाता है, जो महल के अंदर लोरी और मेमे को बचाने के लिए आए होते हैं। लेकिन अब महल पूरा ताश के पत्तों की तरह गिर चुका था। लोरी और मेमे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस महल के अंदर उन्हें पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। लेकिन बातें करते करते ही उनके सामने महल का कस बाहर आ जाता है, जिसे देखकर गेतो काफी खुश होता है। फिर गेतो भी अपने बड़े से कस को बाहर निकालता है, जो महल के कस को कच्चा चबा जाता है और उसे मार देता है। गोजो और गेतो के लिए ये काम इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर यहाँ से सीन पलटता है और हमें यागा दिखाया जाता है। यागा गोजो और गेतो को एक नए मिशन पर भेजने की बात करता है। फिर यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमें मास्टर टजिन को दिखाया जाता है, जो हर 500 सालों में अपनी तकनीक को रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के लिए उन्हें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इस बार वो व्यक्ति एक लड़की होती है, जिसका नाम होता है वेसल, जिसे लोग प्यार से रिको भी बुलाते हैं। यहीं से गोजो और गेत को एक नया मिशन मिल जाता है। यागा कहता है कि तुम्हें वेसल को किसी भी तरीके से जुजुत्सु हाई के अंदर लेकर आना है और उसे पूरा प्रोटेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि मास्टर टजिन इससे मर्ज करने वाले हैं, तो वेसल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब गोजो और गेतो वेसल को लेके लिए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, तभी ग्रुप क्यू, जो वेसल को मारने के लिए वहां आया हुआ था, उन दोनों पर हमला कर देता है। गोजो और गेतो इस हमले का सामना करते हैं। गेतो वेसल को बचाने के लिए उस कमरे में जाता है जहां पर हमला होता है और गोजो नीचे इंतजार करता है। तभी गेतो देखता है कि वेसल बच चुकी है और उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब गेतो जल्दी से वेसल को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी गोजो पर भी एक हमला होता है। एक सोल्जर गोजो से कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? गोजो हंसकर कहता है कि हाँ भाई, मैं तुमसे लड़ तो लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें काफी बुरा मारने वाला हूँ। जब तक तुम मुझसे माफी की भीख नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। ये बंदा ग्रुप क्यू का मास्टर होता है, जो गोजो को लड़ने के लिए ललकारता है। लेकिन गोजो किसी से डरने वाला नहीं था। वह भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ गेतो भी एक सोल्जर को पकड़ लेता है, जिसने वेसल पर हमला किया था। ये सोल्जर बार बार गेतो से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे मुंह से निकल गई।
लेकिन अपना गेतो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। फिर यह सोल्जर गुस्से में आकर कहता है कि तुम नहीं जानते कि मेरे साथ मेरा मास्टर भी यहाँ पे आया हुआ है, वो तुम दोनों की चटनी बना देगा। तभी गेतो के फोन के अंदर एक टक से मैसेज आता है जिसमें गोजो ने एक फोटो भेजी होती है। इस फोटो के अंदर गोजो ने उस ग्रुप क्यू के मास्टर को धूल चटा दी होती है, जिसे देखकर यह सोल्जर पूरा डर जाता है। फिर गेतो का कस उस सोल्जर को कच्चा चबा जाता है। मास्टर के मरने के बाद क्यू ग्रुप बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि मास्टर नहीं रहा तो क्यू ग्रुप क्या करेगा। अब तक हमने देखा कि गोजो और गेतो की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, एकदम मक्खन की तरह, लेकिन इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसका नाम है टोज। फिर अगले ही सीन में हमें टोज को दिखाया जाता है, जो एक सॉर्सरर किलर है। उसे वेसल को मारने का काम दिया जाता है। वैसे तो टोज के पास किसी भी तरीके की कस स्पिरिट नहीं थी, लेकिन फिर भी टोज काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब टोज इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वेसल को मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वेसल के पास गोजो और गेतो हैं, खासकर गोजो। और टोज ये बात भी अच्छे से जानता था कि जब तक गोजो वेसल के आसपास है तो टोज वेसल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए टोज पहले अपना दिमाग लगाता है। वह सोचता है कि पहले गोजो को थकाने के लिए मैं अपने गुंडे भेजूंगा, जिससे गोजो थक जाएगा, और बाद में मौका देखकर मैं गोजो को आराम से टपका दूंगा। फिर दिखाया जाता है कि गोजो और गेतो वेसल की सारी बात मानते हैं, क्योंकि यागा उनसे कहता है कि मास्टर टजन ने यह आदेश दिया है कि तुम्हें वेसल की सारी बात माननी पड़ेगी। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो वेसल को मारने वाले को इनाम देने की बात करता है, इसलिए जितने भी कस यूजर होते हैं वे सारे के सारे वेसल को मारने के लिए आ जाते हैं। फिर यह आदमी टोज से कहता है कि अगर तुमने वेसल को नहीं मारा तो मैं सारा का सारा इनाम उस आदमी को दे दूंगा जो वेसल को जान से मार देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोजो और गेतो वेसल को लेकर उसके स्कूल में चले जाते हैं, जहां पर काफी सारे कस यूजर उन्हें मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब स्कूल के अंदर गेतो का सामना एक बूढ़े कस यूजर के साथ होता है, जिसके पास छोटी छोटी कस पीरियड होती है। वह सोचता है कि गेतो एक छोटा बच्चा है जिसे थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वह गेतो को आराम से मार सकता है। लेकिन यह उस बंदे की सिर्फ गलतफहमी थी। अपना गेतो एक बड़ी सी कस स्पिरिट निकालता है और उस बूढ़े पर हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। जिस गेतो को ये बूढ़ा आदमी एक छोटा बच्चा समझ रहा था, वही गेतो इस बूढ़े आदमी को कुछ ही मिनटों में हरा देता है। अब गोजो जल्दी से वेसल को लेकर जुजुत्सु हाई की तरफ निकलने वाला होता है, लेकिन बिना गोजो की फाइट के यह मामला अभी अधूरा है। वहीं रास्ते में गोजो को भी एक कस यूजर घेर लेता है, जो अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है। ये कस यूजर एक बार में 5 क्लोन बना सकता था, जिसमें से 4 क्लोन और एक रियल होता है, लेकिन गोजो इसे आराम से हरा देता है। गोजो की फाइटिंग स्किल्स को देखकर वेसल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था और उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मितासो का किडनैप हो जाता है, जो वेसल की केयरटेकर होती है। गेतो को लगता है कि यह सारी उसी की लापरवाही है। उसने मितासो पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखी। उसे लगता था कि मितासो को कोई क्यों ही नुकसान पहुंचाएगा। अब गोजो और गेतो को ये लगने लगता है कि कस यूजर मितासो को लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब गोजो और गेतो मितासो को बचाने की योजना बनाने लगते हैं। यहाँ वेसल भी कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी, क्योंकि वह अभी मितासो को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती है। तभी कस यूजर गोजो और गेतो को ओकिनावा शहर में आने के लिए कहते हैं और वे सारे ओकिनावा शहर के लिए फ्लाइट से निकल जाते हैं। ओकिनावा शहर पहुंचने के बाद गोजो और गेतो मितासो को आराम से बचा लेते हैं और उन सारे कस यूजर को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन गोजो और गेतो को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि कस यूजर ने उन्हें ओकिनावा शहर बुलाया था और ओकिनावा आते समय उन पर कोई भी हमला नहीं हुआ। अब वेसल को इस बात की चिंता होने लगती है कि कहीं ऐसा न हो कि जब हम ओकिनावा से वापस जाएं तो कस यूजर हम पर हमला कर दें। फिर गोजो और गेतो वेसल से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि एयरपोर्ट पर निगरानी के लिए हमने पहले से 2 सॉसेस बुलाए हुए हैं, जो कि है नानामी और हिबारा। अब उन तीनों को शाम तक टोक्यो के लिए निकलना था, लेकिन वेसल का मन ओकिनावा शहर में लगने लगता है। अब वेसल को देखकर गोजो कहता है, चलो छोड़ो, हम आज नहीं कल यहाँ से जाएंगे, जिसे देखकर वेसल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वे तीनों वहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। गोजो इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानता था कि ओकिनावा शहर के अंदर कस यूजर काफी ज्यादा कम है, तो वे यहाँ पर अच्छे से सुरक्षित रह सकते हैं। फिर वे तीनों टोक्यो जाने से पहले ओकिनावा शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और काफी सारी मस्ती करते हैं। फिर सुबह होते ही वे तीनों टोक्यो शहर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गोजो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि टोक्यो जाने के बाद उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। टोक्यो पहुंचने के बाद वे दोनों वेसल को लेकर जुजुत्सु हाई चले जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि वेसल अब पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये गोजो की सबसे बड़ी गलती थी, जो उसके ऊपर काफी भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को डीएक्टिवेट करता है, तभी एक आदमी पीछे से आकर एक लंबी तलवार गोजो की कमर में घुसा देता है। वहां पर खड़े हुए सारे लोग इस बात को सोचकर हैरान थे कि यह अजनबी अंदर आया कैसे। हैरानी की बात तो ये थी कि यह आदमी कोई और नहीं टोज था, जो गोजो के कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गोजो कमजोर हुआ और उसने अपनी इन्फिनिटी शील्ड को हटाया, तभी टोज ने उस पर हमला कर दिया। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि टोज की पूरी तलवार गोजो के शरीर के आर पार हो गई। टोज ने बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ा। उसने बार बार गोजो पर हमला किया, कभी सर पर, कभी पैर पर, कभी कमर पर। गेतो गोजो को बचाने के लिए अपनी कस स्पिरिट टोज के पास भेजता है और वह कस स्पिरिट टोज को पूरी तरह से खा जाती है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि टोज हार मानने वालों में से नहीं था।
कुछ ही देर के बाद टोज गेतो के कस को चीरता हुआ एक लंबी तलवार के साथ बाहर निकल आता है। गेतो जल्दी से वेसल को लेकर मास्टर टजिन के पास जाता है और गोजो कहता है, इसको मैं संभाल लूंगा। फिर टोज और गोजो के बीच एक काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। गोजो अपनी ब्लू तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन टोज इतना ज्यादा तेज होता है कि वो आराम से उससे बच जाता है। हम जानते हैं कि टोज के पास किसी भी तरीके की कस स्पिरिट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल था। टोज को इस बात का अच्छे से पता था कि गोजो के पास इन्फिनिटी शील्ड है, तो गोजो को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। गोजो किसी भी तरीके की कस पीरियड को आराम से सेंस कर सकता था, लेकिन टोज के पास कोई भी कस स्पिरिट नहीं थी और वह अपनी स्पीड का उपयोग करता है। गोजो को समझ नहीं आता कि वह क्या करें। जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी टोज उस पर एक ऐसे वेपन से हमला कर देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस वेपन के सामने गोजो की इन्फिनिटी शील्ड भी टिक नहीं पाती। यह वेपन उसे चीरता हुआ सीधा गोजो के गले में घुस जाता है। फिर टोज बार बार गोजो पर खतरनाक हमले करता है और उसे अधमरा कर देता है। गोजो कुछ सोचता ही है कि तब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेतो वेसल को लेकर मास्टर टजिन के पास चला जाता है। फिर गेतो वेसल से पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मास्टर टजिन के साथ मर्ज हो सकती हो, वरना हम वापस भी चल सकते हैं। वेसल ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके पास वापस जाने का भी ऑप्शन है। फिर गेतो कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें मर्ज होना है या वापस चलना है। गोजो और गेतो इस बात को पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि अगर वेसल मास्टर टजिन के साथ मर्ज होने से मना कर देती है तो उसे वे वापस छोड़ आएंगे और बाद में जो भी होगा वह देख लेंगे, क्योंकि वे दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। अगर उन्हें मास्टर टजिन के साथ फाइट भी करनी पड़ी तो वे कर लेंगे। अब यह फैसला वेसल को करना था कि उसे मास्टर टजिन के साथ मर्ज होना है या फिर वापस घर जाना है। अभी वेसल इस बात को डिसाइड कर ही रही होती है, तभी एक गन का साउंड आता है और गोली निकलकर सीधा वेसल की खोपड़ी में लगती है और वेसल मर जाती है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि टोज ने चलाई होती है। गोली मारने के बाद टोज कहता है, फाइनली मैंने वेसल को भी जान से मार दिया। गेतो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वेसल मर चुकी है। फिर टोज गेतो से कहता है, मैंने तुम्हारे दोस्त गोजो को भी जान से मार दिया है। ये सुनकर गेतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वह आग बबूला हो जाता है। फिर गेतो अपनी सबसे खतरनाक 2 कस स्पिरिट्स को निकालता है और उनसे टोज पर हमला कर देता है। वह कहता है, तुमने गोजो को मारा तो आज मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। अब टोज और गेतो की काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इसके बीच भी काफी सारे सवाल अभी अधूरे हैं, जैसे क्या गोजो असली में मर गया, गेतो का अब क्या होने वाला है, क्या टोज गेतो को भी मार देगा, और सबसे अहम सवाल मास्टर टजिन का क्या होने वाला है। मास्टर टजिन जो कि वेसल के साथ मर्ज होने वाले थे, वेसल के मरने के बाद उनका क्या होगा। तो इन्हीं सवालों के साथ हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि टोज गोजो और वेसल को मारने की बात कहता है, जिससे गेतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई भी शुरू हो जाती है। अब गेतो अपने सबसे खतरनाक कस स्पिरिट रेनबो ड्रैगन से टोज पर हमला कर देता है। यहाँ टोज भी गेतो पर बार बार शूट कर रहा होता है, लेकिन गेतो अपने कस का इस्तेमाल करके उससे बचता रहता है और गेतो का सबसे खतरनाक ड्रैगन भी टोज का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब टोज ये बात बताता है कि वह जुजुत्सु हाई के अंदर आया कैसे। वह बताता है कि इसके बैरियर्स सिर्फ छुपाने का काम करते हैं, लेकिन मैं पहले से जानता था इसके डॉट्स के बारे में, तो मेरे लिए अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि टोज के पास कोई भी कस एनर्जी नहीं थी, तो कोई भी उसे सेंस नहीं कर सकता था। टोज अपने साथ एक छोटी सी कस स्पिरिट लेके आता है, जिसे वह अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है, तो टोची को पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन गेतो इस बात से बहुत हैरान था कि टोज टॉम के अंदर पहुंचा कैसे। तो टोज बताता है कि उसने पैरों के निशान और स्मेल का इस्तेमाल किया टॉम तक आने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि टोज की 5 सेंस काफी अच्छे से काम करती थी। फिर गेतो का ड्रैगन दोबारा से टोज पर हमला करता है। यहाँ तक कि गेतो अलग अलग तरह के कर्सेस को भी समन करता है 2G पर हमला करने के लिए, लेकिन गेतो के खतरनाक कर्सेस भी 2G का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर जैसे ही गेतो का ड्रैगन टोज पर अटैक करता है, टोज अपनी कटाना निकालकर उस ड्रैगन को बीच से चीर देता है। ये देखकर गेतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यह गेतो का सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कस था, जिसको टोज ने आराम से मार दिया। तो इस बात से आप टोज की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि वह कितनी आराम से गेतो के कर्सेस को मौत के घाट उतार रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और स्पिरिट आ जाती है, जो टोज को अपने इननेट डोमेन के अंदर फंसा लेती है और टोज से पूछती है, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। टोज कहता है, यार तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, ना ही तुम मेरे टाइप की हो। तभी टोज के सामने काफी सारे कटर जैसे ब्लेड आ जाते हैं, जो टोज को मारने के लिए आते हैं, लेकिन टोज अपने वेपन से उन सारे ब्लेड को काट देता है। वह सोचता है कि अगर मैंने टोज के कस को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके पास कोई भी हथियार नहीं बचेगा जिससे वह लड़ सके। लेकिन जैसे ही गेतो टोज के कस को एब्जॉर्ब करने जाता है, तो ये कस उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इस कस को गेतो उसकी मर्जी के बिना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। और तभी टोज एक दूसरी तलवार निकालता है, जिससे वह गेतो के सीने को छल्ली कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की लड़ाई के अंदर गेतो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और टोज कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हें आराम से मार सकता हूं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें मारा और तुम्हारे अंदर के सारे कर्सेस बाहर आ गए तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है, और मैं इतनी बड़ी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। फिर टोज गेतो को इसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोजो का हाथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि गोजो अभी मरा नहीं था।
फिर हमें दिखाया जाता है कि टोज वेसल की बॉडी को लेकर स्टार रिलीजियस ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, जो वेसल की बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह टोज से कहता है कि टोज, मैं तुम्हें एक काफ़ी बड़ा इनाम भी दूंगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट वेसल की लाश को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर टोज कहता है, अबे ये बंदा थोड़ा पागल है क्या। फिर उसके बाद कंग और टोज को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे एक काफ़ी बड़ी बात सामने निकल कर आती है। यहाँ हमें ये बात पता लगती है कि टोज ने ही मितासो का किडनैप कराया था और उसने कंग से कहा था कि तुम मितासो को दूर ले जाना और उसे मार देना, लेकिन कंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने जानबूझकर मितासो का रेस्क्यू करवाया ताकि गोजो और गेतो दोनों थक जाएं और दोनों को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। और कंग ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोज कंग से कहता है, चलो यार थोड़ा महंगा खाना खाने चलते हैं। लेकिन कंग कहता है, यार तुम कभी भी पैसे खर्च नहीं करते और मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहता, या तो मैं तुमसे अगले मिशन पे मिलूंगा या फिर सीधा नर्क में। और यहीं से हमारी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे ही टोज यहाँ से निकलने वाला होता है तभी उसे सामने गोजो खड़ा हुआ दिखाई देता है। गोजो को जिंदा देखकर टोज को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। फिर टोज सोचता है, मैंने तो इसे मार दिया था, ये दोबारा जिंदा हुआ कैसे। फिर गोजो टोज की हैरानी को खत्म करते हुए बताता है कि जैसे ही टोज ने उसके ऊपर हमला किया था उसने सारा फोकस अपना रिवर्स कर्स टेक्निक पे लगा दिया था, जिससे वह आराम से हील कर पाया। और ऐसा गोजो ने पहली बार किया था और इसके रिजल्ट्स काफ़ी खतरनाक थे। फिर टोज को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि गोजो को मारते समय उसे गोजो की गर्दन को धड़ से अलग कर देना चाहिए था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती रही। और उसकी इसी एक गलती के कारण गोजो आज जिंदा उसके सामने खड़ा था। लेकिन टोज को लगता है कि वह दोबारा से गोजो को आराम से मार देगा, इसलिए वह दोबारा से अपना वेपन निकालता है और गोजो पर हमला करता है। लेकिन इस बार गोजो आराम से उसके वेपन को डॉज कर लेता है और इस बार गोजो एक काफ़ी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि है कस रेड। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से टोज काफ़ी दूर जाकर गिरता है और यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसे गोजो ने अब मास्टर कर लिया था। लेकिन टेक्निक रेड से भी टोज को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसकी शरीर पर छोटी मोटी खरोंच आई, लेकिन कोई भी हड्डी नहीं टूटी। लेकिन टोज को अब इस बात का पता था कि गोजो के पास अब 3 टेक्निक्स हैं। पहली है इन्फिनिटी शील्ड, दूसरी है टेक्निक ब्लू और तीसरी है टेक्निक रेड। और टोज ये बात जानता था कि उसे अब गोजो से 3 टेक्निक्स के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन वह थोड़ा बहुत डर भी रहा था, क्योंकि गोजो की आंखों में एक अलग सी चमक थी जो टोज को डरा रही थी। लेकिन फिर भी टोज अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन महसूस नहीं होने देता। वह अपने वेपन को एक चेन के साथ बांधता है ताकि उसे लड़ने में आसानी हो और वह हवा से भी गोजो पर हमला कर सके। फिर टोज अपने स्पेयर से गोजो पर बार बार अटैक करता है और ये सारे अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन गोजो इन सारे अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। फिर हमें यहाँ पर एक और न्यू टेक्निक के बारे में पता चलता है, जो कि टेक्निक रेड और ब्लू को मिलाकर बनती है। ये है टेक्निक पर्पल, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ का सफाया आराम से कर देती है। अब गोजो अपनी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके टोज पर हमला कर देता है, जिससे टोज का आधा शरीर फट जाता है। और टोज को ये सब देखकर अब डर लगने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है कि उसे गोजो से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और टोज, जो अपने क्लान को ये दिखाना चाहता था कि वह कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसी घमंड के चलते उसने गोजो से पंगा ले लिया और अब ये पंगा उसे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। फिर गोजो टोज से उसके आखिरी शब्दों के बारे में पूछता है और टोज अपने बेटे मेगमी को याद करते हुए बताता है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर मेगमी को जेनिन क्लान को बेच दिया जाएगा। और यह कहने के बाद टोज का शरीर उसका साथ छोड़ देता है और टोज की मौत हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेतो भागते हुए टाइम वेसल हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे टोज का कस दिखता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। जैसे ही गेतो हेडक्वार्टर के अंदर जाता है उसे सामने गोजो दिखाई देता है, जिसने अपने हाथ में वेसल की लाश को पकड़ा हुआ होता है। और आसपास ग्रुप के लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन गेतो ये सब कुछ देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर गेतो गोजो को देखता है, जो कि पहले से थोड़ा बहुत अलग दिखाई दे रहा होता है। फिर गेतो कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन गोजो कहता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को मार दूँ। लेकिन इस पर गेतो कहता है कि यह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग बस गुलाम हैं और इनको चलाने वाले सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं और कुछ समय के बाद ये ग्रुप अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो अब हमें चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोजो और गेतो यहाँ से चले जाते हैं और आगे इस कहानी में और भी काफ़ी खतरनाक मोड़ आने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर से बने रहना। और यहाँ से हमारी कहानी 1 साल आगे जाने वाली है, यानी कि 2007 में। अब हमें यहाँ पर गेतो और शोको को दिखाया जाता है, जो गोजो पर पेंसिल और रबर फेंकते हैं। रबर तो गोजो को लग जाती है, लेकिन पेंसिल इन्फिनिटी के कारण उसे नहीं लगती। और यहाँ पर गोजो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि उसकी इन्फिनिटी पहले से भी स्ट्रांग हो चुकी है। वो इस बात को भी आइडेंटिफिकेशन समय तक चालू रख सकता था, जिससे उसे बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी, जबकि पहले वो ऐसा करने पर थक जाता था। इसके साथ साथ गोजो अब रिवर्स कर्स टेक्निक को भी इस्तेमाल करना सीख चुका था। फिर गोजो बताता है कि वो बहुत जल्दी काफ़ी सारी न्यू टेक्निक्स भी सीखने वाला है, जैसे कि टेलीपोर्ट करना। फिर गेतो के मन में ये ख्याल आता है कि गोजो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, अब वह काफ़ी सारे मिशंस अकेले ही हैंडल कर लेता है। इसलिए गेतो को भी काफ़ी सारे मिशंस पर अकेले ही जाना पड़ता है। और यह गर्मी का मौसम इन सॉर्सर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी था, क्योंकि इस दौरान कस पीरियड की तादाद पहले से काफ़ी गुना बढ़ चुकी थी और गेतो भी इन्हें अब्जॉर्ब कर करके थक चुका था। लेकिन अब गेतो अपने रास्ते से धीरे धीरे अलग होता जा रहा था, क्योंकि गेतो ने इंसानों का घिनौना रूप देख लिया था। फिर गेतो शावर लेने जाता है,
नहाने के बाद वह एक कमरे में अकेला बैठ जाता है। तभी वहां पर हिबारा आता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है। हिबारा कहता है कि मैं एक बहुत बड़े मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा हूं और वहां से मैं तुम्हारे लिए और गोजो के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेके आऊंगा। फिर गेतो हिबारा से पूछता है कि तुम्हें जुजुत्सु सॉर्सरर बनकर कैसा लग रहा है। हिबारा बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जो भी हूँ इसमें खुश हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने एक अनजान लड़की आती है जो उनसे पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। हिबारा उसे कहता है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो ज़्यादा खाती है, खाने पीने वाली लड़कियाँ। ये बोलकर हिबारा उस लड़की और गेतो को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। फिर वो लड़की दोबारा गेतो से वही सवाल पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद हैं। इस पर गेतो से पूछता है कि तुम हो कौन। फिर वह अपने बारे में बताती है। वह कहती है, मैं एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हूँ। कमाल की बात तो यह है कि गेतो जानता था कि यह लड़की कौन है। ये लड़की ना तो जुजुत्सु हाई से थी और ना ही यहाँ से मिशंस लिया करती थी। इस लड़की को अकेले रहना पसंद था और यह सारे मिशंस अकेले ही किया करती थी। फिर वह लड़की गेतो को अपने बारे में बताती है। फिर वह लड़की जिसका नाम यूकी है गेतो को अपने बारे में बताती है। वह कहती है, मैं एक विशेष ग्रेड सॉर्सरर हूँ। गेतो इस बात को जानता था कि यूकी जुजुत्सु हाई से नहीं थी और न ही वह यहाँ से मिशंस लिया करती थी। यूकी को अकेले रहना पसंद था और वह सारे मिशंस अकेले ही किया करती थी। यूकी गेतो से कहती है कि जुजुत्सु हाई के लोग सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ बीमारी हो ही ना। मैं बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी दुनिया चाहती हूँ जहाँ कोई का स्पिरिट हो ही ना। यूकी बताती है कि ऐसा करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम सभी इंसानों के अंदर से कस स्पिरिट को ख़त्म कर दें या उन्हें अपनी कस पीरियड के ऊपर नियंत्रण करना सिखा दें। यूकी के हिसाब से पहला तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट था और उसके पास इसका एक उदाहरण भी था जो कि था टोज। टोज के अंदर बिल्कुल भी कस स्पिरिट नहीं थी, लेकिन टोज अब मर चुका था। यूकी के पास अब सिर्फ दूसरा ही रास्ता बाकी था कि इंसानों को अपनी कस स्पिरिट के ऊपर नियंत्रण करना सिखाया जाए। लेकिन गेतो के मन में ख्याल आता है कि अगर हम सारे इंसानों को ही जान से मार दे तो। इस पर यूकी कहती है कि यह करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर हम कुछ इंसानों को मार भी देते हैं तो बाकी इंसान अपने आप ही सॉर्सरर बन जाएंगे, लेकिन यह पागलपन होगा। गेतो के मन में एक अलग सी उलझन चल रही थी। तभी उसे यूकी कहती है कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूकी अपनी बाइक पर बैठकर जाने ही वाली होती है। फिर वह गेतो से कहती है कि उन दोनों को आपस में दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर गेतो और गोजो दोनों ही महान सॉर्सरर बनने वाले हैं। फिर यूकी मास्टर टजन के बारे में बताती है और वह कहती है कि मास्टर टजन अब पहले से ठीक हैं। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आना शुरू होता है, जहाँ हमें गेतो और नानामी दिखाई देते हैं जो कि एक मुर्दा घर में होते हैं। इस मुर्दा घर के अंदर हिबारा की मौत हो चुकी होती है। हिबारा की डेड बॉडी नानामी और गेतो के सामने पड़ी हुई होती है। नानामी बताता है कि हिबारा एक सिंपल मिशन पर गया था जहां उसे ग्रेड 2 के कस को मारना था, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। गेतो कहता है, नानामी तुम्हें अब आराम करना चाहिए, इस मिशन को मैं खुद संभाल लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेतो को एक और खतरनाक मिशन के लिए अगले महीने एक गांव के अंदर भेजा जाता है। उस गांव के अंदर एक कस धीरे धीरे करके गांव के सभी लोगों को मार रहा होता है। गेतो इस मिशन पर जाने के बाद उस कस स्पिरिट को मार देता है। वहां पर गेतो को दो बच्चियां मिलती हैं जिन्हें मारकर एक जेल के अंदर बंद किया गया था और ये दोनों बच्चियां सॉर्सरर्स थीं। गेतो बताता है कि गांव में जो कुछ भी हुआ है इन बच्चियों का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन गांव वाले गेतो की बात बिल्कुल भी नहीं मानते। वे कहते हैं ये दोनों बच्चियां शैतान हैं और इन दोनों को पैदा होते ही मार देना चाहिए था। ये सब सुनकर गेतो का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसे गुस्सा आने लगता है। वह अपने अंदर से एक का स्पिरिट को बाहर निकालता है जो सारे गांव वालों को मार देती है। इस तरह से गेतो पूरे 122 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। कुछ समय बाद ये बात सामने आती है कि ये सारे लोग गेतो की कस मैनिपुलेशन तकनीक के कारण मरे हैं। गेतो को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। उसके टीचर यागा और गोजो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उनका दोस्त गेतो इतना घिनौना काम कर सकता है। फिर यागा गोजो को बताते हैं कि गेतो ने अपनी फैमिली और अपने गांव को भी नहीं छोड़ा था। ये सारी बात सुनकर गोजो को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि गेतो और शोको की मुलाकात होती है। इन दोनों में आपस में बात चल रही होती है। तभी शोको गेतो से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया था? गेतो बताता है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स हो और कोई भी कस स्पिरिट न हो। और वह अच्छी तरह जानता है कि शोको उसकी इस बात को नहीं समझेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि शोको फटाफट से गोजो को कॉल कर देती है और वह बताती है कि गेतो यहीं पर है। मैं गेतो को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मरने का शौक नहीं है,
वह कहती है। फिर कुछ समय के बाद गोजो भी वहां पर पहुंच जाता है। गोजो भी गेतो से यही सवाल करता है, क्या तुम सच में सारे इंसानों को मार देना चाहते हो? गेतो गोजो को वही जवाब देता है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां पर कोई भी कज़ न हो और सारे इंसान भी न हो। ये सब सुनकर गोजो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गेतो बताता है कि उन सभी की मौत किसी न किसी कारण से जरूर हुई है। फिर गोजो कहता है कि सारे इंसानों को मारना इम्पॉसिबल है और तुम कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। इस पर गेतो बताता है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद तुम ये काम कर सकते हो। अगर मैं भी तुम्हारे जितना पावरफुल हो जाऊं तो मैं भी अपना गोल आराम से अचीव कर सकता हूं। और गेतो जाते हुए गोजो से यह बात कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। फिर हम देखते हैं कि गोजो अपनी पर्पल तकनीक से गेतो को मारने का ट्राई करता है, लेकिन वह उसका दोस्त होता है तो उसे मार नहीं पाता और गेतो वहां से भाग जाता है। फिर कुछ समय के बाद हमें गोजो और यागा को दिखाया जाता है, जिसमें गोजो कहता है, सॉरी यागा, मैं गेतो को नहीं मार पाया और मैं उसे मार भी नहीं सकता। यहीं से हमारी कहानी में एक नए मोड़ की शुरुआत होती है। हमें दोबारा से टाइम वेसल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पे हमें गेतो भी देखने को मिलता है। इसके बंद होने के बाद भी इसके काफ़ी सारे मेंबर्स अभी भी एक्टिव थे और गेतो इनका बॉस बनना चाहता था। गेतो एक प्रीस्ट के रूप में कार्य करना चाहता है जो कि इन लोगों को कस पीरियड से बचाएगा। यहाँ पर हमें वो दो लड़कियां भी देखने को मिलती हैं जिन्हें छोड़कर गेतो ने पूरे गांव को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि गेतो स्टेज पे जाता है और जाकर बोलता है कि अब से यह ऑर्गेनाइजेशन मेरी है और मैं बहुत जल्दी इसका नाम भी बदलने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। फिर गेतो नीचे से एक मैनेजर को बुलाता है। उसे स्टेज पे बुलाने के बाद गेतो उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर गेतो सबको धमकी देता है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका हाल यही होने वाला है। फिर इस कहानी की दूसरी तरफ हमें गोजो और मैग्मी को दिखाया जाता है। गोजो मैग्मी से पूछता है, क्या तुम जैनिन क्लान में जाना पसंद करोगे? मैग्मी कहता है, अगर मैं जैनिन क्लान में चला गया तो मेरी बहन का क्या होगा? इस बात पर गोजो हंसते हुए कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, जैन क्लान को मैं संभाल लूंगा और तुम दोनों का ध्यान भी मैं ही रखूंगा। बस तुम्हारी बहन को स्ट्रांग बनना होगा। फिर हमारी कहानी की शुरुआत 2018 से होती है, जहां पर गोजो बैठा हुआ अपनी पुरानी यादों के बारे में सोच रहा होता है। तभी गोजो के 3 स्टूडेंट्स यूजी, मैग्मी और नोबा उसे आकर उठा देते हैं। गोजो ने उन तीनों को यहाँ पर किसी सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया होता है। आगे की कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, बस लास्ट तक जुड़े रहना। हमारी आगे की कहानी अक्टूबर 2018 से शुरू होती है, जहां पर यूजी, मैग्मी और नोबा एक सीक्रेट मिशन से वापस आ रहे होते हैं। वहीं मैग्मी थोड़ा बहुत थक जाता है तो वह आराम करने के लिए चला जाता है। यूजी बताता है कि वह एक नई फिल्म देखने जा रहा है, अर्थवर्म 4, तो वह नोबा को भी आने के लिए कहता है। लेकिन नोबा उसे साफ मना कर देती है। नोबा कहती है कि मैंने इस मूवी के वटूत कोई सा भी पार्ट नहीं देखा। तब यूजी उसे सारे पार्ट्स का फटाफट से रिकैप दे देता है। वह बताता है कि पहले पार्ट में ये हुआ था, दूसरे पार्ट में ये हुआ और तीसरे पार्ट में ये हुआ। वह उसे अर्थवर्म 4 का ट्रेलर भी दिखाता है। वह बताता है कि इसके अंदर एक पागल साइंटिस्ट है जिसने एक लड़के को कछुए के अंदर बदल दिया है। अब एक लड़की को इस कछुए से प्यार हो जाता है। ये सब सुनकर नोबा काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर वहीं पास में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो यूजी को काफ़ी देर से घूर रही थी। कहानी की दूसरी तरफ हमें टोडो और मेमे देखने को मिलते हैं जो क्योटो के प्रिंसिपल के ऑफिस में हमें दिखाई देते हैं। वे वहां पर कुछ बच्चों की रैंक्स को बढ़ावा देते हैं, जिनमें यूजी, मैग्मी और नोबा के नाम भी शामिल होते हैं। टोडो और मेमे चाहते थे कि इन पांचों के रैंक्स को बढ़ाकर फर्स्ट ग्रेड कर दिया जाए, जो इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए इन पांचों को पहले किसी ना किसी फर्स्ट ग्रेड के साथ एक मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद इन्हें सेमी फर्स्ट बना दिया जाएगा। उसके बाद इन्हें अकेले भी एक फर्स्ट ग्रेड मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सोचा जाएगा कि इन्हें फर्स्ट ग्रेड बनाना है या फिर नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोडो और मिमी टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। तभी टोडो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि यूजी सारे मिशंस फटाफट कंप्लीट कर लेगा, फिर मैं उसके साथ आराम से मिशंस पे जाया करूंगा। वह तो मेरा पक्का यार है। इस बात पर मेमे कहती है कि हमने जिन भी लोगों की सिफारिश की होती है, हम आगे चलकर उनके साथ मिशंस पर नहीं जा सकते। टोडो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर मेमे मैच जीत जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नोबा को दिखाया जाता है जो शॉपिंग करके वापस आ रही होती है।
लेकिन उसके पीछे वही लड़की होती है जो यूजी को बार बार घूर रही थी। फिर वह लड़की नोबा से यूजी के बारे में पूछती है। वह कहती है कि मैं यूजी के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन उस टाइम मैं काफ़ी मोटी थी, लेकिन अब मैं काफ़ी पतली हो चुकी हूँ और मेरा नाम यूको है। मैं यूजी का नंबर पहले नहीं मांग पाई थी। तो फटाफट से नोबा मैगमी को कॉल करती है, क्योंकि मैगमी यूको के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता था। फिर यूको नोबा से पूछती है, क्या तुम भी यूजी को पसंद करती हो? इस पर नोबा साफ मना कर देती है, लेकिन मना करते समय नोबा के मन में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट रहती है, जिससे लगता है कि वह यूजी को पसंद करती होगी। लेकिन तभी मैगमी वहां पर आ जाता है। वह बताता है कि यूजी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर यूको मैगमी से पूछती है कि यूजी को किस तरह की लड़कियां पसंद है। मैगमी कहता है कि यूजी ने मुझे एक बार बताया था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद हैं। ये सुनकर यूको और नोबा दोनों खुश हो जाती हैं। फिर नोबा फटाफट से यूजी को कॉल करती है और यूजी वहां पर आ जाता है। यूजी यूको को देखकर आराम से पहचान लेता है। फिर वे दोनों एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां यूजी अपनी क्लासरूम में बैठा होता है। उसके दोस्त यूजी से पूछते हैं कि तुम्हें क्लास में कौन सी लड़की पसंद है। तो यूजी कहता है, अगर मुझे क्लास में से चुनना होगा तो मैं यूको को चुनूंगा, क्योंकि यूको की राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यूको बाहर खड़ी हुई सारा कुछ सुन रही होती है। यूको का नाम सुनते ही यूजी के सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, अरे ये तो कितनी ज़्यादा मोटी है। लेकिन यूको ये सारा कुछ सुन लेती है। आज भी यूको यूजी से अपने दिल की बात नहीं कह पाती और थोड़ी बहुत बातें करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह तीनों मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें गोजो का कॉल आता है। गोजो उन्हें लोरी के पास जाने के लिए कहता है। लोरी यह बात बताती है कि गोजो का शक सही निकला। हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो बाहर के बंदों को सारी खबरें पहुंचा रहा है। लोरी कहती है, उनमें से एक हाई पोस्ट पे है और दूसरा एक स्टूडेंट है। नोबा इस बात को समझ जाती है कि उस गद्दार का नाम है मेगा मार, जो क्योटो स्कूल से है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोरी उन तीनों को लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर मेगा मार का असली शरीर होता है। मेगा मार का असली नाम कोकीची होता है और कोकीची की तकनीक का नाम है पपेट मैनिपुलेशन। वह हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, इसलिए वह पूरे जापान के अंदर किसी भी पपेट को आराम से नियंत्रित कर सकता था। इससे एक बात तो हो गई थी कि कोकीची इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए छोटे से छोटे पपेट का उपयोग कर सकता था। अब जैसे ही वह सारे कोकीची को पकड़ने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाते हैं, तो देखते हैं कि वह वहां पर नहीं होता। इससे उनका शक पूरा यकीन में बदल जाता है कि वह गद्दार कोकीची ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोकीची अपने दूसरे ठिकाने पर होता है, जहां उससे मिलने के लिए गेतो और माहितो दोनों आते हैं। कोकीची ने उनसे डील की होती है कि वह उन्हें इन्फॉर्मेशन लाकर देगा और उसके बदले में माहितो उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक कर देगा। अब माहितो कोकीची के पास जाता है और अपनी तकनीक का उपयोग करके कोकीची को पूरी तरह से ठीक कर देता है। कोकीची ने उन्हें इन्फॉर्मेशन लाकर दी थी और माहितो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखते ही कोकीची काफ़ी सारे मेगा मारू वहां पर बुला लेता है, जो माहितो पर हमला कर देते हैं। लेकिन माहितो आराम से उन्हें तोड़ देता है। लेकिन इस बीच कोकीची वहां से भाग जाता है और ये देखकर माहितो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिलने लगती है और वहां से एक अजीब सी रोशनी आती है। उसके अंदर से एक काफ़ी बड़ा मेगा मार बाहर निकलता है और माहितो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि कोकीची इतने टाइम से इतना बड़ा मेगा मार बना रहा था। अब कोकीची किसी भी तरीके से गोजो के पास जाना चाहता था, क्योंकि वह गोजो को गेतो का प्लान बताना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि उसे यहाँ से बाहर निकलने से पहले माहितो से लड़ना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब देखना यह है कि कोकीची के साथ क्या होने वाला है और क्या वह गोजो को इस बारे में बता पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोकीची अपनी 1 साल की कज एनर्जी का उपयोग करके माहितो पर हमला करता है और यह ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जिससे एक पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाता है। लेकिन माहितो इस ब्लास्ट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। अब कोकीची इस बात को अच्छे से जानता है कि माहितो के कर्तन से बाहर नहीं आ सकता जब तक उसे हरा ना दे। कोकीची इस बात को अच्छे से जानता था कि माहितो को डैमेज करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके ब्लास्ट से माहितो की आत्मा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। फिर भी वह माहितो के पंचेज का उपयोग करता है, लेकिन माहितो उन सारे पंचेज को डॉज कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोकीची अपनी 2 साल की कज एनर्जी का उपयोग करके माहितो पर अटैक करता है, लेकिन माहितो उससे बचकर पानी में कूद जाता है। फिर वह पानी से बाहर निकलता है और कोकीची पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है। ये लड़ाई आगे चलकर और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी।
फिर हमें दिखाया जाता है कि कोकीची एक कैप्सूल को अपने कैनन के अंदर डालता है और इस कैप्सूल के अंदर उसकी एक स्पेशल कस तकनीक होती है जिसे वह सिर्फ 4 बार ही उपयोग कर सकता था। वह सोचता है कि शायद वह इससे माहितो पर काबू पा सकेगा। फिर कोकीची माहितो पर निशाना लगाता है और इस कैप्सूल को शूट करता है। ये कैप्सूल एक गोली की तरह निकलती है जो सीधा जाकर माहितो के हाथ में चिपक जाती है। माहितो से उसका कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन कुछ देर के बाद उसका हाथ पूरा फूलने लगता है और उसका हाथ गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर कोकीची माहितो को एक जोरदार लात मारता है। माहितो इस बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि कोकीची ने उसकी आत्मा को आखिरकार डैमेज कर ही दिया। लेकिन जैसे ही कोकीची का रोबोट दोबारा से माहितो पर हमला करने के लिए उड़ने लगता है, फिर कोकीची को लगता है कि यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। लेकिन सच बात तो ये थी कि माहितो ऐसा दिखा रहा था कि उसकी आत्मा को कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन कोकीची इस बात को अच्छे से जानता था कि उसका कैप्सूल अच्छे से काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम गेतो को देखते हैं, जो कि दूर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। अब कोकीची अपनी 5 साल की कज एनर्जी का उपयोग करते हुए माहितो पर हमला करता है। ये हमले उसके लक्ष्य को हिट करने के बाद ही फूटते हैं। अब माहितो इस अटैक से बचने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास करता है। वह अलग अलग जानवर भी बनता है ताकि वह इस एनर्जी बीम से बच पाए। कोकीची का यह अटैक काफ़ी ज़्यादा कमाल का था और माहितो इससे सिर्फ बचकर भाग रहा था। फिर माहितो उड़ते हुए मेगा मार के पास चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि माहितो अपने हाथ को एक ब्लेड जैसा बना लेता है और वह मेगा मार के पीछे लगी हुई सारी वायर्स को काट देता है। और जो बीम्स माहितो को निशाना बनाकर मेगा मार के पीछे फूटती हैं, लेकिन फिर भी मेगा मार माहितो को एक जोरदार मुक्का जड़ता है और माहितो उड़ता हुआ जंगल में जाकर गिरता है। अब कोकीची को ये बात लगने लगी थी कि वह माहितो को हरा सकता है, और इस बार माहितो कोकीची के कैप्सूल को पकड़ लेता है। फिर माहितो काफ़ी सारे बड़े बड़े हाथ निकालकर मेगा मार को नीचे गिरा देता है। फिर दिखाया जाता है कि माहितो को बिना हाथ लगाए अंदर ही जान से मार देता है। माहितो को इस बात पर यकीन होता है कि कोकीची मर चुका है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि कोकीची जिंदा है और कोकीची के पास अब भी 2 कैप्सूल्स हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है। कोकीची एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जिससे डोमेन के अंदर भी बचा जा सकता है। फिर कोकीची का रोबोट दोबारा से खड़ा होता है। वह कैप्सूल उठाता है और माहितो के अंदर सीधा कैप्सूल को घुसा देता है। कोकीची की इस तकनीक का नाम था सिंपल डोमेन, जिससे वह यूज़र के आसपास बैरियर बना देता है जिससे किसी के भी डोमेन एक्सपेंशन का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्सूल लगने के बाद माहितो का पूरा शरीर फूलकर फट जाता है और उसका डोमेन भी खत्म हो जाता है। अब कोकीची को ये लगता है कि माहितो मर चुका है, इसलिए वह गेतो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब भी उसके पास थोड़ी बहुत कज एनर्जी बाकी थी। कोकीची को लगता है कि अब वह गेतो को भी आराम से मार देगा, लेकिन पीछे से दोबारा से माहितो आता है। वह उसके रोबोट को पूरा फाड़ देता है। कोकीची को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि माहितो अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वह एक छोटा सा मेगा मार बनाता है जो माहितो पर जाकर फट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोकीची भी माहितो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर माहितो उसे पकड़ लेता है और ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ से हमारी कहानी बदलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मीवा अब भी क्योटो स्कूल के अंदर मेगा मारू के पास बैठी हुई होती है। तभी मीवा कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे असली शरीर से मिलने आऊंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका क्लासमेट कोकीची अब मारा जा चुका है और वह कभी वापस लौटकर नहीं आएगा, और ना ही यह मेगा मार अब नीचे से जागेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गेतो और माहितो लड़ाई के बाद जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी गेतो कहता है कि यह वाली लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। इस पर माहितो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लड़ने में काफ़ी मज़ा आया। और आज से 10 दिन के बाद शुरू होने वाला है मेन इवेंट शिबुया इवेंट, जिसके लिए दोनों अब बिल्कुल तैयार थे। तो यहाँ से हमारी कहानी सीधा 10 दिन आगे बढ़ जाती है, जब हमें दिखाया जाता है कि शिबुया के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आज 31 अक्टूबर है और आज हैलोवीन का दिन है, इसलिए सारे लोग हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकले हुए थे। जैसे ही 7 बजते हैं तो शिबुया के चारों तरफ एक कर्टन बिछा दिया जाता है, जिससे आम लोग इस कर्टन के अंदर कैद हो जाते हैं। इन लोगों को ये बताया जाता है कि यह तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक यहाँ पर गोजो ना आ जाए, इसलिए ये लोग बार बार गोजो को यहाँ बुलाने की बात करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि कर्टन के चारों तरफ जुजुत्सु सॉर्सेरर्स की पूरी टीम आकर खड़ी हो जाती है। इस कर्टन के अंदर किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं था और आम लोग सिर्फ इसके अंदर जा सकते थे, वे बाहर नहीं आ सकते थे। फिर हमें आकारी को दिखाया जाता है, जो कहती है कि इस कर्टन को बाहर से तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
इस कर्तन को तभी तोड़ा जा सकता है जब इसे बनाने वाले कज यूजर को मारा जाए। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि कर्तन के अंदर लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वे बार बार गोजो को अंदर भेजने की मांग कर रहे थे। ये लोग गोजो को जानते तक नहीं थे, लेकिन इन्हें ये बात पता थी कि गोजो के आने के बाद ही वे यहाँ से निकल सकते हैं। फिर पीछे से एक आदमी बोलता है कि उसने लोगों की भीड़ को स्टेशन के अंदर खींचते हुए देखा है। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे काफी बड़ी समस्या में हैं। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद गोजो उस कर्टन के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लोगों के अंदर थोड़ी बहुत उम्मीद जागने लगती है। तो यहाँ पर हमारा शिबुया मेन इवेंट स्टार्ट हो चुका है। अब देखना यह है कि गोजो क्या इन लोगों को बचा पाएगा। तो चलो यार, आगे देखते हैं। कर्टन के अंदर एंटर होने के बाद गोजो सबसे पहले उस मॉल के अंदर जाता है, जहां पर काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। गोजो को इस बात का पता होता है कि यहाँ उसके लिए कोई ना कोई जाल जरूर से बिछा के रखा होगा। लेकिन अपना गोजो डरने वाला नहीं है। वह जानता है कि वह सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोजो मॉल के अंदर चारों तरफ घूमने लगता है। तो यहाँ से हमारा सीन पलटता है और यहाँ पर हमें यूजी और मेमे दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें मेमे का छोटा भाई उई उई भी दिखाई देता है, जिसके हाथ में मेमे का काफी खतरनाक हथियार था। फिर यूजी इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि गोजो को वहां पर लड़ने के लिए अकेला क्यों भेजा गया। हमें भी उसके साथ वहां पर होना चाहिए था। तभी इस बात पर उई उई बोलता है कि मेरी दीदी किसी फालतू इंसान के बैकअप के लिए नहीं जाने वाली। तभी उसकी बहन उसे समझाती है कि गोजो कोई आम इंसान नहीं है। तभी उन्हें एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि शिबुया के अंदर एक और कर्टन बीत चुका है और तुम सबको वहीं जाना है। यूजी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। फिर हमें दूसरी तरफ गोजो को दिखाया जाता है, जो कि टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर होता है। यहाँ उसका सामना 3 लोगों से होता है। ये 3 लोग थे जोगो, हनामी और गेजो। फिर गोजो उनसे कहता है, पिछली बार तो तुम भाग गए थे और इस बार दोबारा बहाना बनाकर भाग मत जाना। इस बात पर जोगो बोलता है, इस बार बहाना बनाने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें पड़ने वाली है। फिर हमें यूजी और मेमे देखने को मिलते हैं, जिनके पास एक मैनेजर खड़ी होती है। वह कहती है कि गोजो के अंदर जाने के बाद वहां पर एक और कर्टन बिछाया गया है। इस कर्टन के अंदर कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं जा सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यूजी नीचे पहुंचता है, तो वहां पर उसे एक कज मिलता है, जो कि एक टिड्डे की तरह होता है, जो एक इंसान के सर को कच्चा चबा रहा होता है। यूजी को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह टिड्डा भी समझ जाता है कि यूजी एक सॉर्सरर है। फिर यूजी उससे पूछता है, माहितो कहाँ पर है। फिर वह टिड्डा कहता है, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ और माहितो हमारे नीचे वाले लेवल पर है। मुझे यहाँ पर इस कर्टन की देखभाल करने के लिए छोड़ा गया है। फिर यूजी सोचने लगता है कि शायद इस टिड्डे ने ही ये दोनों कर्टन बनाए होंगे। फिर यूजी को इस टिड्डे के पीछे एक की जैसी चीज दिखाई देती है और उसे पता लगता है कि शायद ये टिड्डा इसी चीज की रखवाली कर रहा है। अब यूजी इस चीज को तोड़ने का फैसला करता है। तभी वह टिड्डा इंसानों को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी यूजी गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और पेट में एक खतरनाक लात मारता है। मार पड़ने के बाद ये कस कहता है, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन सा हूँ। उस पर यूजी कहता है, अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक टिड्डे कज हो। ये बात सुनने के बाद इस टिड्डे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अपना यूजी भी कम नहीं है, वह भी काफी ज्यादा चतुर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह टिड्डा यूजी पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके अटैक काफी ज्यादा तेज और खतरनाक होते हैं, लेकिन अपना यूजी इसके सारे अटैक से बच जाता है। फिर उन दोनों के बीच में बॉक्सिंग फाइट स्टार्ट हो जाती है। टिड्डे को लगता है कि वह यूजी से आराम से जीत जाएगा, क्योंकि टिड्डे के 4 हाथ हैं और यूजी के सिर्फ 2।
फिर यूजी इस कस पर बार बार अटैक करता है और इसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता कर देता है। अब यूजी उस पर भारी पड़ रहा था और यूजी अपना लास्ट अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यह टिड्डा अपनी नुकीली सी पूंछ यूजी के आगे कर देता है। लेकिन यूजी गुस्से में आकर उसकी पूंछ को फोड़ देता है और वह उससे कहता है, तुमने इंसानों को खाया है, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत ही है। फिर यूजी अपना आखिरी वार करता है और इस कस टिड्डे को जान से मार देता है। साथ ही साथ वहां पर पड़ी हुई इस नुकीली चीज को भी तोड़ देता है। इस टिड्डे के मरते ही बाहर वाला कर्टन भी टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेमे ने भी 4 पर सारे के सारे ट्रांसफिगर्ड इंसानों को मार दिया है। वह अब कहती है कि उन्हें यहाँ पर रुककर अब यूजी का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माहितो को भी इस बात का पता लग जाता है कि उसका टिड्डा कस मारा जा चुका है। वह सोचता है कि पक्का इस टिड्डे को किसी ना किसी पावरफुल सॉर्सरर ने मारा है। अब माहितो भी सोचता है कि उसे भी यूजी से लड़ना चाहिए, क्योंकि यूजी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसे प्लान के हिसाब से चलना था, इसलिए वह गोजो की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजी और मेमे दोनों भागकर B5 की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर मेमे यूजी की तारीफ करती है कि यूजी ने बिना किसी तकनीक का उपयोग किए उस टिड्डे कस को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जैसे ही वे सारे B5 स्टेशन पर पहुंचते हैं तो पूरा का पूरा स्टेशन उन्हें खाली देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद वे लेट हो गए हैं और वहां पर उन्हें सिर्फ एक लड़की मिलती है जो बैठी हुई थी। यूजी जाकर पूछता है कि बाकी सब कहाँ है, लेकिन वह लड़की काफी ज्यादा शॉक थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो आम इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर हमारी कहानी दोबारा से गोजो की तरफ आती है, जहां हम देखते हैं कि हनामी अपनी तकनीक का उपयोग करके स्टेशन के सारे दरवाजे बंद कर देता है। इस पर गोजो कहता है, इसकी क्या जरूरत थी। फिर गोजो कहता है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ से नहीं भागने वाला और मैं जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ से भागा तो तुम सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्लान यही है। इस पर जोगो कहता है, तुम भागो या मत भागो, मैं फिर भी सारे इंसानों को मारने ही वाला हूँ। ये बोलते ही जोगो सारे लोगों को अंदर की तरफ खींच लेता है। रास्ते भी इसीलिए बंद किए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गोजो के आसपास इकट्ठा हो जाएं। वे तीनों इस बात को काफी अच्छे से जानते थे कि गोजो सबसे ज्यादा पावरफुल तभी होता है जब वह अकेला होता है। लेकिन अब गोजो के आसपास काफी सारे लोग हैं तो वह अटैक नहीं कर पाएगा। इसी बात का फायदा उठाकर जोगो गोजो की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में आने वाले काफी सारे इंसानों को जला देता है और उसके साथ ही धीरे धीरे करके बाकी लोगों को भी मारने लगता है। फिर जोगो और हनामी गोजो पर पंच मारते हैं, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी के कारण वह पंच उस पर कोई भी असर नहीं करता। फिर वह दोनों एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे सामने वाले के डोमेन को बंद किया जा सकता है, बिल्कुल मेगा मारू की तरह। इससे गोजो की इन्फिनिटी धीरे धीरे टूटने लगती है, इसलिए गोजो वहां से हट जाता है और वे दोनों आपस में टकरा जाते हैं। गोजो इस बात को पूरी तरीके से समझ चुका था कि ये सारे लोग यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। इस तकनीक गोजो की इन्फिनिटी को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए हनामी और जोगो मिलकर एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं जो गोजो को चुनौती देने के लिए डिजाइन की गई थी। ये तकनीक गोजो की शक्ति को सीमित करने के लिए थी, लेकिन गोजो ने जल्द ही समझ लिया कि उनके इरादे क्या हैं। गोजो इस स्थिति को भांपकर तुरंत रणनीति बदलता है। वह अपनी अविश्वसनीय गति और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को चकमा देता है और उनके हमलों से बचता है। यह एक तीव्र और तेज गति वाली लड़ाई में बदल जाता है, जहां गोजो अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का लाभ उठाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का उपयोग करता है, जिसे अनलिमिटेड वॉइड कहा जाता है। इस तकनीक के प्रभाव में आते ही हनामी और जोगो दोनों उस अनंत शून्य में फंस जाते हैं,
जहां उनका कोई भी हमला गोजो पर असर नहीं करता। इस शून्य में उन्हें हर चीज का अनुभव होता है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता, जिससे वे दोनों असहाय हो जाते हैं। गोजो की इस शक्तिशाली तकनीक के आगे जोगो और हनामी की कोई भी चाल कारगर साबित नहीं होती। वे दोनों गोजो की अनलिमिटेड वॉइड में पूरी तरह फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनकी हार सुनिश्चित हो जाती है। गोजो इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर ले आता है। इस बीच गोजो का ध्यान इस बात पर भी केंद्रित होता है कि वह वहां फंसे निर्दोष लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। गोजो की प्राथमिकता हमेशा इंसानों की सुरक्षा और कज यूजर्स को परास्त करना होती है। जैसे ही गोजो अपनी लड़ाई को समाप्त करता है, वह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा बनाई गई स्थिति से किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। इस प्रकार गोजो अपनी अप्रतिम शक्तियों और रणनीतिक कौशल से न केवल अपने दुश्मनों को परास्त करता है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता है। कहानी के इस मोड़ पर गोजो की जीत शिबुया इवेंट में एक निर्णायक क्षण बन जाती है, जिससे आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं के लिए मंच तैयार होता है। आगे की कहानी में और भी कई उतार चढ़ाव और रोमांचक घटनाएं होती हैं, जो पाठकों को बांधे रखती हैं।